हेलो डीएवियंस, चलिए सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 20 को रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि कम समय में पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इसको परचेज करने के लिए यहाँ पर आपको एक व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर बुक को परचेज करने का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.davguru.in पे चले जाइएगा। इस चैप्टर में हमें यूनियन गवर्नमेंट के तीसरे ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, जो कि है जुडिशरी। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 18 में लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 19 में हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था। और ये चैप्टर नंबर 20 है, जुडिशरी के बारे में पढ़ के यूनियन गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जुडिशरी इज द थर्ड मेजर ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अलोंग साइड ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कि लॉ बनाता है, एंड एग्जीक्यूटिव जो कि उस लॉ को इन्फोर्स करता है, यानी कि उस कानून का पालन करवाता है। जुडिशरी हमारे फेडरल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें कि जुडिशरी का मेन काम होता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट यानी कि मतभेद क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम हमारी जुडिशरी ही करती है। अब ये डिस्प्यूट किसी के बीच भी हो सकता है, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में भी हो सकता है, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में भी हो सकता है। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। और किसी को भी अगर न्याय की जरूरत है तो वो भी जुडिशरी ही प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ जुडिशरी को हम लोग इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उसका सही और रियल मतलब क्या है, इसकी व्याख्या हमारी जुडिशरी ही करती है। मैटर्स इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वायलेशन ऑफ राइट्स, एब्यूज ऑफ पावर, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन कैन बी टेकन इनटू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू सीकिंग जस्टिस। किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आपके राइट्स का वायलेशन हो गया है, कोई अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, आपके साथ वायलेंस हुआ है, इन सब मुद्दों को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर आपको न्याय दिया जाएगा। अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे कोर्ट्स को सेपरेट रखा गया है। हमारी जो कोर्ट है उसको ना तो एग्जीक्यूटिव के अंडर रखा गया है ना तो लेजिस्लेचर के अंडर रखा गया है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके और किसी भी तरह का बायसनेस उसके अंदर ना आए। दूसरा वही टॉपिक है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की क्या जरूरत थी। उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के अंदर भी तो रख सकते थे। तो देखिए, इंडिपेंडेंस इसीलिए जरूरी था बिकॉज जस्टिस इज ओनली पॉसिबल इफ जुडिशरी रिमेन्स इम्पार्शियल। अगर जुडिशरी इम्पार्शियल रहेगी तभी जस्टिस पॉसिबल है। मान के चलिए कि गवर्नमेंट के अंदर ही जुडिशरी आती, तो गवर्नमेंट अगर किसी तरह से कानून का वायलेशन कर देती तो हम लोग कभी भी गवर्नमेंट से लड़ ही नहीं पाते, हम उनके खिलाफ जा ही नहीं पाते। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई है, इसीलिए वो इम्पार्शियल रह पाती है, अनबायस्ड रह पाती है, और वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक सर्टेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है जज बनने के लिए। उसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, हाई कोर्ट के जजेस का रिक्वायरमेंट अलग होता है, वो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद जजेस जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। जजेस को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, जैसे प्रेसिडेंट को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, जजेस को भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उनको हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। जजेस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें और इंडिपेंडेंटली डिसीजन दे पाएँ। जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरीज एंड अलाउंसेस विच कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर। उनके टेन्योर के दौरान उस सैलरी को और उस अलाउंसेस को किसी भी तरह से घटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केसेस। मेनली दो तरह के केसेस होते हैं जो कि कोर्ट के सामने लाए जा सकते हैं। पहला है सिविल केसेस, दूसरा है क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज, मनी, रेंट, परचेज ऑफ गुड्स, इन सब से रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो सब सिविल कोर्ट में लड़ा जाएगा और उसको सिविल केस कहेंगे। इंक्लूड्स द इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अगर किसी के इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो भी सिविल केस ही कहलाएगा। सेटल्ड अंडर सिविल लॉज, और इसके लिए सिविल लॉज बने हुए हैं और उसी के बेसिस पर इन केसेस का फैसला सुनाया जाता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या आएंगे,
इन्वॉल्व ऑफेंसेस सच एज रॉबरी, मर्डर, चीटिंग, किडनैपिंग, टैक्स इवेजन, ये सब क्रिमिनल केसेस हो गए। इन केसेस के लिए सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च करना पड़ता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अगर क्राइम प्रूव हो जाता है तो जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसको फाइन भी किया जा सकता है, उसे फाइन भी वसूला जा सकता है, उसको जेल में भी डाला जा सकता है, या उसके साथ दोनों किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एफआईआर कौन कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तभी आप एफआईआर कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने गलत होते हुए देखा भी है तो भी आप एफआईआर कर सकते हैं। एनी पर्सन हु नोज अबाउट द ऑफेंस कैन फाइल एन एफआईआर। इट डज नॉट हैव टू बी द विक्टिम। आपको विक्टिम ही होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर देख लिया क्राइम होते तो आप एफआईआर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ऐसा नहीं है कि सेंटर में अलग कानून लागू होता है और स्टेट में अलग कानून लागू होता है, नहीं। भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब एक ही लॉ को फॉलो करते हैं, सब लोग कॉमन स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इंडिया फॉलोज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम वेयर सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, फॉलोड बाय हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, और उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। तो इस तरह से हमारे कोर्ट्स का हायरार्की है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट अथॉरिटी, ये हाई कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है। हाई कोर्ट हो गए, और हाई कोर्ट जो है वो सब ऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है। इसमें सब ऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स में आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। हमारे कोर्ट्स अपीलेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। अपीलेट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? अपील तो आप समझते होंगे, वही चीज़ यहाँ पे है। अ जजमेंट फ्रॉम अ लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द हायर कोर्ट। अगर आपका इस कोर्ट में जजमेंट हुआ है, आप नाखुश हैं, उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप इससे भी नाखुश हैं, यहाँ पे जो फैसला सुनाया गया उससे भी नाखुश है, तो आप उससे भी ऊपर वाले कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो उस फैसले को। लेकिन यहाँ जो फैसला सुनाया जाएगा उस फैसले को नीचे वाले सारे कोर्ट्स मानेंगे। वही यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया गया है। लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी तरह का फैसला सुनाती है तो वो फैसला नीचे के हर कोर्ट को मान्य होगा, नीचे का हर कोर्ट उस फैसले को मानेगा। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी कब थी। ये बनी थी 26 जनवरी 1950 को, और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो हेड होते हैं उसको चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई भी उनको कहते हैं। और इनके अलावा मैक्सिमम 31 और जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जजेस के चुनाव के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। वैसे कॉलेजियम सिस्टम का काफ़ी विरोध होता है, क्योंकि ये एक तरह से नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। अब इसमें सिस्टम क्या है कि जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो लिस्ट भेजा जाता है कि आप इसमें से अपॉइंट कीजिए, वो लिस्ट भेजता कौन है? तो ये लिस्ट भेजा जाता है चीफ जस्टिस के द्वारा और 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा। ये लोग जिसको रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, उसी में से किसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनाना पड़ता है। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, जिसमें कि सबसे पहला है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि हाँ आप अच्छे जज बन सकते हैं, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज के रूप में काम कर सकते हैं। टेन्योर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप 5 साल के लिए जज बनेंगे या 10 साल के लिए जज बनेंगे। यहाँ पर यह सिस्टम है कि जब तक आप 65 साल के नहीं हो जाते तब तक आप जज बने रहेंगे। जज को अगर बीच में हटाना हो तो उसके लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है। रिमूवल इज ओनली पॉसिबल फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी विया ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर लगता है सरकार को, पार्लियामेंट को लगता है कि ये जज इनकैपेबल है या फालतू डिसीजन दे रहा है, अपने आप को ही भगवान समझ रहा है, तो उस केस में उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। सैलरीज की बात करें तो सीजेआई का सैलरी होता है 2.8 लाख पर मंथ, और दूसरे जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका सैलरी होता है 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, उसके कार्य क्या क्या है, वो अब हमें अच्छे से समझना है।
सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा सकता है, वो किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और बिटवीन डिफरेंट स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या दो स्टेट के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसका निपटारा कौन करेगा? इसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, और ये इस तरह का जो केस है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। मतलब कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आते हैं, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले उसको हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा, हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। हियरिंग अपील्स अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजंस इन सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। किसी भी तरह का केस होगा, सिविल केस, क्रिमिनल केस, कॉन्स्टिट्यूशनल केस, तो उसको अगर हाई कोर्ट में लड़ा जा चुका है, उस तरह के केसेस को अपीलेट जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार भी होता है कि वो एडवाइस कर सकती है। किसको एडवाइस कर सकती है? तो प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट कैन सीक द कोर्ट्स ओपिनियन ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, नॉट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी तरह का मैटर है, मतलब बहुत सारा मैटर होता है, प्रेसिडेंट को सुलझाना होता है, अगर उसमें एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है, समझा सकता है कि हाँ इस तरह का प्रावधान है, ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा कानून है, आप इस तरह से कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट उनकी बात मान ही ले, प्रेसिडेंट को बस सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ही कर सकता है। चौथा है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइज करने का मतलब क्या हुआ कि देख रेख करना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार भी है कि वो सुपरवाइज कर सकती है। और किसको सुपरवाइज करती है? उसके नीचे जितने भी लोअर कोर्ट्स है उसको सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और बाद में उसको प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई केस लड़ा जाता है कोर्ट में तो पुराने केसेस का भी बात किया जाता है कि हाँ उस केस में ऐसा फैसला सुनाया गया था और आज भी हम लोग उसी तरह का केस लड़ रहे हैं तो ऐसा ही फैसला सुनाना चाहिए, वकील लोग ऐसा बोलता है, तो उसी को हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं क्योंकि कानून का क्या असली मतलब है और हमारे राइट का वायलेशन न हो जाए, सरकार कोई ऐसा डिसीजन न ले ले जिससे कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो, तो ये सब ध्यान सुप्रीम कोर्ट ही करती है। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है। और लास्ट है जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी तरह का कानून पार्लियामेंट में पास हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर होल्ड लगा सकती है। जैसे कि अभी एक कानून आया था यूजीसी वाला, एकदम रद्दी कानून था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने थैंकफुली होल्ड लगा दिया। अब हमें हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है। देयर आर करेंटली 24 हाई कोर्ट्स फॉर 29 स्टेट्स। अब देखिए हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है ना सेम हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। सम आर शेयर्ड लाइक पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, दोनों एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह, और उसके अलावा और भी जजेस होते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो फिक्स है कि मैक्सिमम 31 जजेस हो सकते हैं सीजेआई के अलावा, लेकिन हाई कोर्ट में यहाँ पे कोई फिक्स नंबर क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है और उस स्टेट का क्या पॉपुलेशन है, उस स्टेट का क्या साइज है, इस पर डिपेंड करता है कि उसमें चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जजेस होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट और एज अ एनी जुडिशियल ऑफिस होल्डर। अगेन टेन्योर यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, 5 साल 10 साल 6 साल ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। जब तक व्यक्ति 62 साल का नहीं हो जाता तब तक वो हाई कोर्ट का जज बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र तक बना रह सकता है, हाई कोर्ट का 62 साल तक। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पावर्स। इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वही हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला है मेनली एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ अपील फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं, अगर वहाँ से लोग संतुष्ट नहीं होते तो उस केस को लेकर हाई कोर्ट में आते हैं और उस केस को हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। ये हाई कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन का पार्ट है।
नेक्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही लड़े जा सकते हैं। इसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर किसी का हो गया तो वो केस सीधा कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। एमपी और एमएलए के इलेक्शन में किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया तो वो केस भी सीधा हाई कोर्ट में ही जाएगा, उसके नीचे के कोर्ट में वो नहीं जा सकता। नेक्स्ट है एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट्स में भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जितने भी केसेस लड़े जाते हैं उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है और आने वाले केसेस में उसको प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। जैसे सेंटर में सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाई तो उसको रिव्यू कर सकता है। उसी तरह से स्टेट में हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट कर सकती है। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तीन तरह के हो सकते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। अब देखिए, सिविल कोर्ट्स में सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे जो है सब जजेस का कोर्ट आता है, फैमिली कोर्ट आता है और मुंसिफ कोर्ट आता है। उसी तरह से क्रिमिनल कोर्ट में सबसे ऊपर आता है सेशन कोर्ट, जिसमें कि सेशन जज बैठते हैं, और उसके नीचे मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये सब सेशन कोर्ट के नीचे आते हैं। और तीसरा है रिवेन्यू कोर्ट। रिवेन्यू कोर्ट का काम होता है लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड केसेस के साथ डील करना, और इसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाईएस्ट बॉडी होती है, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू कोर्ट के अलावा एक लोक अदालत वाला सिस्टम भी बनाया गया है। लोक अदालत का सिस्टम इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ऊपर के जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें आपको वकील लेकर जाना पड़ेगा और उसमें खर्चा लगता है, लेकिन लोक अदालत वाला सिस्टम इसीलिए लाया गया था ताकि केसेस को फास्ट ट्रैक करके केसेस को जल्दी से सॉल्व किया जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे केसेस का निपटारा किया जाए। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि क्रिएटेड टू प्रोवाइड स्पीडी इनएक्सपेंसिव जस्टिस एंड रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केसेस। इतने सारे केसेस बचे हुए हैं, बैकलॉग में है, लाखों करोड़ों केसेस जो पेंडिंग है उसको खत्म करने के लिए लोक अदालत बनाया गया था। इसके फीचर्स है कि इसको प्रिसाइड करते हैं रिटायर्ड जज। इसमें जो जजेस रिटायर्ड हो जाते हैं वही लोग इसमें फैसला सुना सकते हैं। इसमें एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आप विटनेस को लेकर जा सकते हैं, अगर कोई गवाह है तो उसको लेकर जा सकते हैं। डिस्प्यूट्स आर सेटल थ्रू म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवा के डिस्प्यूट्स को, मुद्दों को सेटल करवा दिया जाता है। सबसे पहले दिल्ली में 1985 में लोक अदालत लगाया गया था और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे जस्टिस पीएन भगवती। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जिसको शॉर्ट में हम लोग पीआईएल कहते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता लेकिन प्रॉब्लम सबको होता है। अगर उस मुद्दे को कोर्ट में ले जाया जाए तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और ऐसे मुद्दों को कोर्ट में ले जाया जा सकता है थ्रू पीआईएल। वही यहाँ पे बताया गया है, डिवाइस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू हेल्प द पुअर एंड इलिटरेट हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल एक्शन। अगर कोई गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, अगर वो किसी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकता तो उसके बदले में लोग पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, एनी पर्सन कैन ड्रॉ द कोर्ट्स अटेंशन टू मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लाइक चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और अनसेफ ट्रांसपोर्ट विया अ सिंपल लेटर और पोस्ट कार्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसे दिख रहा है कि कहीं पर बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन गलत तरीके से किया जा रहा है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो कोर्ट का ध्यान खींचा जा सकता है उसके ऊपर। सिंपली आपको एक पोस्ट कार्ड में या एक लेटर में लिखकर कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। हैज़ प्रोवाइडेड लीगल एड्स टू मिलियंस एंड करेक्टेड न्यूमरस सोसाइटल रॉन्ग्स। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और सोसाइटी की बहुत सारी कमियां जो थी वो पूरी भी की गई। एग्जाम्पल के लिए शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस हुआ था। इस केस का नाम है लेड टू सेपरेट पुलिस लॉकअप्स फॉर वुमेन। पहले महिलाओं को अलग पुलिस लॉकअप पे नहीं रखा जाता था, उसके लिए शीला बरसे ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ केस किया था और उस केस में वो जीती भी, और उसके बाद महिलाओं के लिए अलग लॉकअप की व्यवस्था की जाने लगी। उसके बाद ग्रीन लिटिगेशन एक फाइल किया गया था जिसका फैसला आया और उसके बाद से दिल्ली व्हीकल्स को
सीएनजी में स्विच कर दिया गया ताकि पॉल्यूशन को घटाया जा सके। दिल्ली में अब देखिएगा कि अधिकतर सीएनजी व्हीकल्स ही चलते हैं। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इसको परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।